जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल धाकड़। स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल रैंक प्लस पे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज मैट्राइसिस की। मैट्राइसिस और डिटरमिनेंट, इन दोनों को अलग अलग ना पढ़ना कभी भी, क्योंकि ये एक ही टॉपिक है। ये एक ही टॉपिक है, कंबाइंड टॉपिक है, और उसको साथ में पढ़ना हमेशा। अब यहां पर होता क्या है कि बहुत सारी चीज सिलेबस से हट गई है, लेकिन जो चीज बची है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। मतलब श्योर शॉर्ट मार्क्स लाने का ये परफेक्ट चैप्टर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनवर्स ऑफ मैट्राइसिस एंड सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये आपका श्योर शॉर्ट 5 से 6 नंबर का सवाल बनता है, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम। इनवर्स ऑफ मैट्राइसिस एंड सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, XYZ की वैल्यू निकालने वाला, जिसमें कि 3 वेरिएबल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन रहती है और उसमें XYZ की वैल्यू निकालते हैं। वो ये वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बनने चाहिए। और आज के इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूं अच्छे से प्रैक्टिस। और ये अनफॉर्चुनेट होता है कि बच्चा जानता है कि ये एग्जाम में आने वाला है, लेकिन तब भी पता नहीं क्यों लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण या फिर ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आता है। तो इसलिए आज के वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से फंसने वाला है। बोर्ड एग्जाम में यहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन फंसने वाला है, लेकिन तब भी बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस के कारण या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण यहां पर मार्क्स मिस कर देते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत फायदा होने वाला है। मैट्राइसिस एंड डिटरमिनेंट एक्चुअली दे आर रिलेटेड टू योर 2 वेरिएबल इक्वेशन और 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। जैसे रैंडमली अगर 2 इक्वेशन दी हुई है 2 वेरिएबल, तो एक्चुअली ये इक्वेशन मैट्राइसिस के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। कैसे दिखाता हूं मैं आप लोगों को। कुछ इस तरह से कि आपने किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को इस तरह से अगर एक्सप्रेस कर दिया, तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन जाएगा, एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा, और जैसे ही इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर से ये बन जाएगा। मतलब जो आपके ग्राफ में 3 तरह की लाइन बनती हैं, या तो वो एक यूनिक सॉल्यूशन निकालेंगी, या तो वो नो सॉल्यूशन निकालेंगी, या तो एक ही लाइन में दूसरी लाइन भी कोइंसाइड कर जाएगी। तो ये 3 तरह के सॉल्यूशन बनते हैं जब भी ग्राफ में हमारे पास 2 लाइनें होती हैं। और यहां पर भी वही चीज हम लोग निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट निकालकर। इस पूरे के पूरे मैट्राइसिस का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, तो उसका हमको पता चल जाता है कि वो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट दोनों चीज हम चेक कर सकते हैं इस तरह ग्राफ बना के, जो हमने ग्रेड 9 ग्रेड 10 में बनाया हुआ है, या फिर उसको हम मैट्राइसिस डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। मैट्राइसिस का प्रैक्टिकल इस्तेमाल जो होता है वो क्रिकेट मैचेस में भी होता है, कैलकुलेटर में भी होता है। क्रिकेट मैचेस में क्या होता है, क्रिकेट मैचेस में जो बहुत सारे स्कोर लगातार बन रहे होते हैं, फास्टेस्ट बॉल, हाईएस्ट रन रेट, या फिर लॉन्गेस्ट 6, हाईएस्ट 6, राइट। तो इस तरह की बहुत सारे रिकॉर्ड क्रिकेट मैच में होते रहते हैं, हजारों मैच हो जाते हैं। अब हजारों मैच का रिकॉर्ड डेटा कहां रखा जाए, तो उसको सिस्टमैटिक अरेंज करके मैट्राइसिस के फॉर्म में रखा जाता है, क्योंकि मैट्राइसिस का मतलब ही होता है इट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा। क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा। और यहां पर जो आपके लगातार मैच होते रहते हैं, वहां पे हर रिकॉर्ड को सिस्टमैटिकली वहां पर अरेंज कर दिया जाता है मैट्राइसिस के फॉर्म में। और यहां पे आपका जब मैच चलता है, तो वो जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता रहता है, आपने देखा होगा एक ही मैच में 2 या 3 रिकॉर्ड भी कई बार टूट जाते हैं। हजारों मैचेस को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती, हजारों डेटा को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिस्टमैटिकली जो डेटा आपको चाहिए रहता है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आता रहता है। और यही काम होता है मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स का ही प्लूरल फॉर्म होता है मैट्राइसिस। तो शुरुआत करते हैं। यहां पर आपने देखा कि यहां पर एक 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की इस तरह से मैट्राइसिस फॉर्म हो गया। वैसे अगर ये 3 वेरिएबल होता, जैसे कि ये, तो यहां पर इस 3 वेरिएबल इक्वेशन की 3 इक्वेशन, आपको पता है कि जब 2 वेरिएबल होते हैं तो उनकी वैल्यू निकालने के लिए हमको 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। जब 3 वेरिएबल होते हैं तो इनकी XYZ की वैल्यू निकालने के लिए हमें 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे पास है। अब इसी को आप मैट्राइसिस के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे। 3 क्रॉस 3 बनेगा पहले तो, और सारे के सारे x के कोएफिशिएंट, y कोएफिशिएंट, z के कोएफिशिएंट को हम इस 3 क्रॉस 3 में अरेंज कर देंगे। और ये रहा 3 क्रॉस 3 मैट्राइसिस का ये फॉर्म। इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे XYZ में, तो वो आपका एग्जैक्टली
ये इक्वेशन बन के आएगी, राइट। तो अब बात करते हैं बिल्कुल बेसिक मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी से कि यहां पर अगर आपके पास एक 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहां पर अगर आपको 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो वी कैन से दैट दीज टू मैट्रिसेस A एंड B आर इक्वल। और अगर जैसे हमें निकालना है x और y की वैल्यू, तो हमें करना क्या रहेगा, हम सिंपली 2x2 मैट्रिक्स को 2x2 मैट्रिक्स से इक्वल कर देंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहां पे बराबर हो जाएंगे। कैसे, जरा देखिए, यहां पर पहला एलिमेंट इसके बराबर, दूसरा एलिमेंट इसके बराबर, यहां पर ये एलिमेंट करस्पॉन्डिंग इसके बराबर है 5 = 5 और चौथा एलिमेंट इसके बराबर। अभी क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको आगे बता दूं कि मैं आपको मैट्रिसेस का ही डिटरमिनेंट निकालना सिखा दूंगा। मैट्रिसेस का ही डिटरमिनेंट निकालना सिखा दूंगा। वो क्या होता है मैं आपको दिखा दूं कि अगर आपका एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और यहां पर इस तरह से दिया हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि इसकी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल पाते आप लोग, तो इसीलिए इसका आप डिटरमिनेंट निकालते हैं, और डिटरमिनेंट जब निकालते हैं आप, तो यही एलिमेंट आप स्क्वायर ब्रैकेट में ना रखकर, ये जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया इसमें ना रखकर आप ऐसे सिंपल स्ट्रेट बार के फॉर्म में रख देते हैं। क्या रख देते हैं, स्ट्रेट बार के फॉर्म में। तो आपने ऐसा ना रख के इसमें स्ट्रेट बार बना दिए, तो ये कहलाता है मैट्रिक्स और ये कहलाता है डिटरमिनेंट। छोटी सी प्रॉपर्टी ये है कि भाई मैट्रिक्स होने के बाद भी मैथमेटिशियन को डिटरमिनेंट क्यों लाना पड़ा, क्योंकि मैट्रिक्स में पर्टिकुलर मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं आती थी, वैल्यू मतलब इंटीग्रल वैल्यू नहीं आती थी। इसी इंटीग्रल वैल्यू या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू ना आने के कारण मैट्रिक्स से वो एक नेक्स्ट स्टेप और ऊपर बढ़े और उन्होंने मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकालना स्टार्ट कर दिया। डिटरमिनेंट निकालना सिखाऊंगा, पर बता दूं हर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट बनता है। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट बन जाएगा, पर ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट नहीं बनेगा कि दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पे नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग हैं, और यहां पर भी इसका भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं बनेगा क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग हैं। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स में डैश इंटू डैश चलता है, पहले डैश में आता है नंबर ऑफ रोज, हमेशा पहले डैश में क्या आता है, नंबर ऑफ रोज, और दूसरे डैश में आता है नंबर ऑफ कॉलम्स। याद रखिएगा कि पहले डैश में नंबर ऑफ रोज और दूसरे डैश में नंबर ऑफ कॉलम। ये जो होते हैं दोस्तों, ये वाले ये होते हैं नंबर ऑफ रोज। जैसे कि मैं बोलूं आपसे कि दिस इज रो 1, this is row 2, this is row 3, and this is column 1, this is column 2, and this is column 3. So this is how we identify कि कौन सा रो है और कौन सा कॉलम। I hope it is clear. Now moving ahead, आपके पास ये बता दूं मैं कि यहां पर एक मैट्रिक्स है, राइट। अभी डिटरमिनेंट की बात नहीं कर रहे, डिटरमिनेंट की बात जैसे ही करेंगे कहानी थोड़ी बदल जाएगी, राइट। क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट में आपको बता दूं कि अगर कभी आपके पास ये है x1 x2 x3 x4 ऐसा एलिमेंट अगर दिया हुआ है ये मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो जैसे ही इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहेंगे तो वो आपका पहली बात तो बार के फॉर्म में जाएगा, x1 x2 x3 x4। और नियम बहुत सिंपल है, पहले ये टर्म मल्टीप्लाई होगी इसमें, फिर लगेगा माइनस साइन, फिर ये टर्म मल्टीप्लाई होगी इसमें, और ये इसका आंसर रहेगा। कैसा, ये देखिए जरा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या रहेगी, x1 इंटू x4 माइनस x3 इंटू x2। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक है मैट्रिक्स जिसका नाम है ABCD, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो इंटू कॉलम बराबर है इसमें, तो ये आपका डिटरमिनेंट बन सकता है। इसको आपने ABCD को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया, और यहां पर आपने बोल दिया कि सर A इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो हम इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे कितनी, AD माइनस BC। दिस इज गोइंग टू बी द डिटरमिनेंट की वैल्यू, जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी 5 10 -6 -2। तो जैसे ही आपका ये ब्रैकेट चेंज हो जाए तो आपको अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देनी है। मैट्रिक्स में तो मैंने बोल दिया कि ये वाला मैट्रिक्स इसके इक्वल है क्योंकि ये 2x2 ये 2x2 है, पर अगर बाय चांस ये अगर बार लग जाता, ये ऐसे वाले ब्रैकेट की जगह ऐसा बार लग जाता, तो आप इसको इसके इक्वल करते कैसे, आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते,
सब्ट्रैक्ट करके, और आप उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करते, अगर ये भी ऐसा दिया होता उसके बाद ही आप इक्वल करते। मैट्रिक्स के केस में तो आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उठा के, करस्पॉन्डिंग मतलब दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उठा कर दिया। लेकिन अगर डिटरमिनेंट होता तो ये कहानी थोड़ी अलग चलती। कैसी होती ये थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो जाएंगे। जैसे कि 2x+1 जो है वो x+3 के बराबर हो गया, y² + 2 जो है वो 3y के बराबर हो गया, और 5 = 5 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन तीसरा वाला y² - 5y = -6 हो गया। बस यहां से हमने सॉल्व किया, x को यहां भेजा तो 2x - x क्या हो गया x, और यहां 3 - 1 क्या हो गया 2। यहां पर क्या हो गया y² - 3y + 2 = 0, और यहां पर जो है y² - 2y - y + 2 = 0, जो अपनी कोऑर्डिनेट इक्वेशन होती है। और y - 2 = 0 एंड y - 2 = 0। तो y की वैल्यू यहां पे 1 भी आ गई और 2 भी आ गई। तो आपके पास इस तरह से x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 और 2 आ गई। और यहां पर आप चाहें तो फिर से वही वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट, वही वैल्यू आप फिर से निकाल सकते हैं। तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, आप चाहे तो y की वैल्यू निकल चुकी है तो उसको सॉल्व ना भी करें चल जाएगा, क्योंकि आपको ये बोल रहा था x और y की वैल्यू बताओ और आपने x और y की वैल्यू निकाल दी है। आई होप इट इज क्लियर। लेकिन याद रखिएगा, अभी से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस मेनी क्वेश्चन। अभी से आपको मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में मैंने अंतर समझा दिया है। तो आइए बात करते हैं यहां पर एक फिर से 2x3, कितना 2x3, दिस इज 2x3, दिस इज ऑल्सो 2x3। क्यों? क्योंकि यहां पर जो रोज हैं, यहां पे रो जो हैं वो सिर्फ 2 हैं, और कॉलम C1 C2 C3 कॉलम यहां पे 3 है। सेम यहां पर भी कॉलम 3 है, दोनों बराबर भी इसलिए है क्योंकि यहां पे ऑर्डर सेम है। 2x3 दोनों का ऑर्डर सेम है। यहां पर 2x3 होता और यहां पे अगर 3x2 होता तो नंबर ऑफ रो और नंबर कॉलम तो बदल जाते ना, तो ये आपका इक्वल मैट्रिक्स नहीं होता। यहां पर दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए ये इक्वल मैट्रिक्स है। यहां पर फिर से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से बराबर हो जाएंगे। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ x एंड y। यहां पर देखिए मैंने 3x + 4y को इससे इक्वेट कर दिया और x - 2y को इससे इक्वेट कर दिया। अब यहां पर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के हिसाब से हमारे पास इक्वेशन आ गई है, और a और b की कैसे निकालेंगे इक्वेशन, सेम वे a + b = कितना 5, और यहां पे 2a - b, तो 2a - b = कितना -5। आपके पास आंसर आ जाएगा। यहां पे इन दोनों, यहां पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को आप सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे भी सॉल्व कर दीजिए। जैसे कि मैंने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। दोनों इक्वेशन को ऐड करने से क्या हुआ, b और b कैंसिल हो गया। यहां पे क्या हुआ, a + 2a 3a, b और b कैंसिल, 5 - 5 0, तो यहां पर a की वैल्यू कितनी आ गई 0, और जब a की वैल्यू 0 यहां पर डाली मैंने तो b = ऑटोमेटिकली क्या आ गया 5। तो यहां पर हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। यहां पर x और y के निकाल लेते हैं। x और y के लिए क्या किया मैंने, इस पूरी इक्वेशन को, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास नया सेट क्या आया, ऊपर वाली इक्वेशन एज इट इज थी, नीचे वाली इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करने के कारण 2x - 4y = 8 आ गया। दोनों को ऐड कर दिया, 4y कैंसिल, यहां पर कितना आ गया 2x + 3x कितना आ गया 5x, यहां पर आ गया 10, तो x = कितना आ गया 10, और x = 10 जो है मैंने यहां पर डाल दिया। यहां पर जैसे ही डाला मैंने, ध्यान से देखिएगा, यहां पर जैसे ही मैंने x = 2 यहां डाला तो यहां पर क्या आ गया 2 - 2y = 4 एंड 2 - 4 = 2y एंड y = यहां -2 था, यहां पे आ गया -1। आई होप इट इज क्लियर। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b। नाउ डिटरमिनेंट को थोड़ा सा आगे से समझते हैं, क्योंकि यहां पर नेक्स्ट टॉपिक में मल्टीप्लिकेशन एंड डिटरमिनेंट दोनों चीजें आने वाली हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिटरमिनेंट को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि यहां पर आगे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इंपॉर्टेंट सवाल यहीं से आएंगे। तो लेट्स बिगिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो यहां पर आपके पास a b c d और यहां पर e f g h, ये आपके पास 2 मैट्रिक्स आ गई हैं। इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आपको पहले ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। ये भी 2x2, ये भी 2x2, बड़े इजीली ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला क्या होता है, पहला जो है वो होता है रो। पहला
कॉलम फिर दूसरा रो। तो पहले कॉलम वाइज ऑपरेशन चलेगा, मतलब पहले मैट्रिक्स में कॉलम वाइज ऑपरेशन चलेगा और दूसरे मैट्रिक्स में रो वाइज ऑपरेशन चलेगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का मल्टीप्लाई पहले एस में होगा, फिर प्लस का साइन लगेगा और बी का मल्टीप्लाई एस में होगा। इस तरह से आपकी पहली टर्म आएगी। तो हम एक बार बना लेते हैं हमारा पूरा मैट्रिक्स जो कि हमारा 2x2 आने वाला है। उसके पहले हमारे पास 4 बॉक्स रेडी रख लिए हमने, क्योंकि यही 4 बॉक्स आपको भरने हैं। 4 एलिमेंट यहां पे आने वाले हैं 2x2 के फॉर्म में। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट क्या आएगा यहां पर। तो आपने बोला कि फिर यहां पर ए इंटू ई प्लस बी जी, तो आपने बड़े आराम से ए ई प्लस बी जी इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और पहला टर्म हमारा आ गया। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ऊपर वाले को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगा। वैसे ही जब नीचे उतर जाएंगे, सीडी वाले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगा और नीचे वाले को सीडी को इस एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा टर्म आएगा। इस तरह से आपके 4 टर्म भरेंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या आया, ए ई प्लस बीजी, और यहां पर क्या आया अगला ए एफ प्लस बी एच। वैसे ही यहां पर क्या आया, सीई, कितना नीचे वाला टर्म कैसे आएगा, सीई प्लस डीजी। तो यहां पर आ गया सीई प्लस डी जी, और यहां पर क्या आ गया सीएफ, यहां पर आ गया सीएफ प्लस डी एच। इस तरह से आपका नेक्स्ट टर्म आ गया है ना। तो ये एग्जांपल एक और ले लेता हूं मैं। यहां पर दिया है 1 2 3 4, यहां पर आ गया 5 6 7 8, राइट। ये भी 2x2 मैट्रिक्स है। हर बार ऑर्डर चेक कर लेना भैया, सेम ऑर्डर का ही प्लस माइनस होता है। 2 सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स रहेंगे तो प्लस माइनस भी हो जाएंगे, और सेम ऑर्डर के अगर आपके पास रहेंगे मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करने में चेक कर लेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं आती, 2x2 बड़े आराम से 2x2 से हो जाएगा। लेकिन अगर ऑर्डर चेंज होता है तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। वो क्या दिक्कत आएगी बता रहा हूं मैं, वो कंडीशन है छोटी सी। यहां पर फिलहाल मल्टीप्लाई करना सीख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई जब आपने किया दोस्तों, तो यहां पर आपको पता है ये पहला वाला क्या रहेगा, रो ऑपरेशन रहेगा, दूसरा वाला क्या रहेगा, कॉलम ऑपरेशन रहेगा। तो आपके पास जो टर्म है, इट इज गोइंग टू बी, अगेन यू हैव टू फिल व्हाट, हाउ मेनी बॉक्सेस, यू हैव टू फिल 4 बॉक्सेस। यस, यू हैव टू फिल 4 बॉक्सेस। तो नाउ व्हेन यू फिल 4 बॉक्सेस, तो आपके पास जो आंसर है, इट इज गोइंग टू बी 1 into 5 प्लस 2 into 7, 1 into 5 plus 2 into 7. Now next will be 1 into 6 plus 2 into 8, 1 into 6 plus 2 into 8। और जब नीचे वाले जाएंगे तो 3 into 5 plus 4 into 7, right? 3 into 6 plus 4 into 8, 3 into 6 plus 4 into 8. I hope it is clear. Now this is clear, I hope. यहां पर आपका काम खत्म हो गया है। इसको आप सॉल्व कर देना बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, और ये आपके पास टर्म्स आ जाएंगे। दिक्कत 2x2 में भी नहीं आती, दिक्कत 3x3 में भी नहीं आती, बस सेम रूल फॉलो करना रहता है। अगर आपके पास ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, एक बार देख लेते हैं। यहां पर आपने मल्टीप्लाई करना है तो फिर से वही काम होगा। यहां पर 3x3 का मैट्रिक्स था, ये भी आपका 3x3 का था। सेम ऑर्डर का नहीं बोल रहा हूं मैं, सेम ऑर्डर वाली बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल मैं, ये बोल रहा हूं क्योंकि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स था 2x2 का, 2x2 से मल्टीप्लाई हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स था 3x3 का, 3x3 मल्टीप्लाई हो गया, है ना। यहां पर भी टोटल बढ़िया 9 टर्म आ जाएंगे। कैसे आएंगे 9 टर्म, एक बार देख लेते हैं। यहां पर भी आपका ये वाला बॉक्स भरा जाएगा, यहां पर भी आपका एक बॉक्स यहां भरा जाएगा, यहां पर भी आपका एक बॉक्स यहां भरा जाएगा, ये बॉक्स यहां भरा जाएगा, ये बॉक्स यहां भरा जाएगा, ये बॉक्स यहां भरा जाएगा, एक बॉक्स यहां भरा जाएगा, ये भरा जाएगा और ये भरा जाएगा। अब शुरू करते हैं काम। ये बोल रहा है a इंटू जे, क्या रहेगा बेटा ये a इंटू जे। तो यहां पर आ गया a जे प्लस बी एम प्लस सी पी, ये बन जाएगा पहला टर्म। मैंने कहा था आपको कि पहले होगा ये रो ऑपरेशन, फिर होगा ये कॉलम ऑपरेशन। तो यहां पर क्या हुआ, अगले टर्म में आने के लिए ऊपर वाले से ही जंप कर दो इस वाले कॉलम में। तो कितना आ गया ये ए के प्लस बी एन प्लस सी क्यू, राइट। सेम वे आप इसको फिट करते जाएंगे और आपके अगले टर्म बनते जाएंगे। मैं फिट कर देता हूं, लेकिन आप खुद से एक बार जरूर कर लीजिएगा।
आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा जब आपने खुद से मल्टीप्लाई किया होगा, राइट। मूव करते हैं थोड़ा सा आगे कि भाई कोई भी डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, कोई भी डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। सो दोस्तों हमारे सामने एक बहुत ही प्यारा सवाल आ गया है जहां पर ए एक मैट्रिक्स दी है 2 क्रॉस 2 की और यहां पर एफ ऑफ एक्स की एक वैल्यू दे दी गई है। अब आपको एफ ऑफ ए निकालना है। अब एफ ऑफ ए कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ ए यहां पर एक्स की जगह ए डालकर होगी, इसका मतलब यहां पर, तो दोस्तों यहां पर हमारे सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जहां पर आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, यहां पर एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की दी हुई है और यहां पर हमें निकालना है एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए अगर निकालना है हम लोगों को तो उसका सीधा मतलब यह है कि आप लोगों को एक्स की जगह ए डालना पड़ेगा, मतलब यहां पर आपके सामने आएगा ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14। तो जब भी आपको ऐसा करना रहे तो आप याद रखिएगा a इंटू ए जो होता है ए स्क्वायर होता है, जिसे हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था यहां पर ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से पहले बता दूं मैं आप लोग को कि जब भी आपके पास दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में आते हैं तो अगर आपका पहला मैट्रिक्स है और अगर ये दूसरा मैट्रिक्स है तो यहां पर अगर आपका m क्रॉस n अगर आता है और यहां पर अगर आपका i क्रॉस j आता है, तो अगर ये ऑर्डर इसका m क्रॉस n है और ये ऑर्डर आपका i क्रॉस j है तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अगर आपके ये दोनों चीज मतलब n इज इक्वल टू आई हो, अगर n इज इक्वल टू आई हो तो मल्टीप्लिकेशन पक्का हो जाएगा और जो ऑर्डर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी m क्रॉस j। हर बार ये याद रखिएगा, अगर ये रूल फॉलो होगा तो ही मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। जिस तरह से आपको पता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सिर्फ और सिर्फ सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स के बीच में होता है, वैसे यहां पे ये रूल फॉलो होता है। मैं एग्जांपल के तौर पर बता दूं आप लोग को कि अगर यहां पे 2 क्रॉस 3 है और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको और यहां पे 3 क्रॉस 1 का ऑर्डर है तो ये मल्टीप्लाई बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि 3 इज इक्वल टू 3 है, दोनों बराबर है। और इसका जो ऑर्डर रहेगा ये भी आपको चिंता रहेगी, ऑर्डर क्या रहेगा इसका, तो ऑर्डर रहेगा इसका 2 क्रॉस 1। तो इसी तरह से आप किसी मैट्रिक्स को चूज करेंगे। अब यहां पर जो क्वेश्चन है आपका वो दो फॉर्म में दिया हुआ है। पहली बात तो आपको एफ ऑफ ए निकालना है जो कि हम यहां पर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर निकाल लेंगे और आपको एंड में ए क्यूब भी निकालना है। दोनों चीज का आपको आंसर देना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे। तो चलिए फटाफट ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए करते हैं, 2 बार ये मैट्रिक्स लिख लीजिएगा। कई बार बच्चे गलती करते हैं कि इसी का स्क्वायर कर देते हैं तो वो ए स्क्वायर बनता है, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर आपके सामने दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, क्योंकि दोनों 2 क्रॉस 2 है इसलिए लफड़ा वाली बात नहीं है। यहां पर तो दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है तो ये मल्टीप्लाई आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर ये डिफरेंट ऑर्डर के होते और ये स्क्वायर नहीं होते तो हमको जो रूल मैंने बताया आप लोग को मल्टीप्लाई चेक करने का वो करना पड़ता। अब यहां पे आप बताइए क्या रहेगा मल्टीप्लाई। पहला वाला रो ऑपरेशन होता है, दूसरा वाला कॉलम ऑपरेशन। तो 3 इंटू 3 क्या रहेगा 9, माइनस 5 इंटू 4 क्या रहेगा 20, 3 इंटू 5 माइनस 5 क्या रहेगा माइनस 15, प्लस माइनस 5 इंटू 2 क्या रहेगा माइनस 10, माइनस 4 इंटू 3 क्या रहेगा 12 और 2 इंटू माइनस 4 क्या रहेगा माइनस 8, माइनस 4 इंटू माइनस 5 क्या रहेगा 20, प्लस 2 इंटू 2 क्या रहेगा 4। तो इस तरह से आप लोग को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। 5 अगर मल्टीप्लाई होता है, 5 इज अ स्केलर क्वांटिटी, 5 अगर मल्टीप्लाई होता है किसी भी मैट्रिक्स में तो 5 सारे एलिमेंट में एक एक करके मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने से पहले याद रखिएगा व्हेन आई एम मल्टीप्लाइंग -5 इनसाइड, अगर मैं यहां पे -5 मल्टीप्लाई करता हर एलिमेंट में तो यहां पर प्लस छोड़ता, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसलिए माइनस छोड़ रहा हूं। कई बार बच्चे गलती करते हैं कि यहां पर -5 मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहां पर माइनस लिखा रहने देते हैं, वो गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको याद रखना है कि अगर आप 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस साइन लिखे रहने दीजिए और अगर आप -5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां बाहर प्लस कर दीजिए। अभी मैं फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब आप बोलेंगे ये पूरे के पूरे मैट्रिक्स में ये 14 कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो 14 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग आई से, जो कि होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, क्योंकि 2 क्रॉस 2 वाली कहानी चल रही है तो उसका 2 क्रॉस 2 के फॉर्म में ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बढ़िया निश्चिंत होके ये 14 0 0 14 बन जाएगा। अब पूरा एक ही बार में इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहां पे आपका आंसर आएगा 0 0 0 0। अब इसी बात पे ए क्यूब भी निकाल देते हैं। यहां पर तो इसकी वैल्यू तो 0 आ चुकी है पूरी तरह से। अब यहां पर ए क्यूब कैसे निकालेंगे बताइए। आप चाहें तो डायरेक्टली ए स्क्वायर इंटू ए करके भी
ए क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही आराम से। क्या है आपके ए स्क्वायर की वैल्यू? ए स्क्वायर का पूरा मैट्रिक्स ये है 29 माइनस 25, इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और होता है, वो तरीका कुछ यह है कि भैया आपके पास यहां पर 0 इज इक्वल टू क्या आ गया है, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14। अब यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई सर बताइए, 5a प्लस 14। अब यहां पर आपने जब एक मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो यहां पर आपके पास ए क्यूब आ गया और ये आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ गई। अब इसको भी सॉल्व करके आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब की वैल्यू हो जाएगी, या फिर ऐसे भी मल्टीप्लाई करेंगे और आप बढ़िया फर्स्ट रो ऑपरेशन फिर कॉलम ऑपरेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी, जो कि होगी, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर, नोट इट डाउन। अब यहां पर बात करने वाले हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की। अब एडजॉइंट और इनवर्स यहां पर आपको कम से कम 5 से 6 नंबर दिलवाने वाला है। तो ये पूरे चैप्टर जो मैट्राइसिस एंड डिटरमिनेंट, ये पूरा चैप्टर है, इसका निचोड़ यहां पर आने वाला है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, कभी भी आपके पास कोई डिटरमिनेंट आता है, जैसे कि मैंने बोल दिया आपसे, कभी भी आपके पास कोई डिटरमिनेंट आता है जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसको हम ओपन कैसे करते हैं, या तो हम इसको रो वाइज ओपन कर सकते हैं या तो इसको हम कॉलम वाइज। जैसे कि समझ में आया ना क्या कर रहा हूं मैं यहां पे रो वाइज चल रहा हूं, ए बी सी को तोड़ रहा हूं। जब ए को लूंगा तो उसके रिस्पेक्ट में जो रो कॉलम है उसको गायब कर दूंगा, सिर्फ आएगा ई एफ एच आई, ठीक है। अब वैसे ही मैं जब बी के हिसाब से लूंगा तो बी के अलाउंग जितने भी रो कॉलम के एलिमेंट होंगे गायब कर दूंगा, और जैसे ही सी को लूंगा तो सी के अलाउंग रो कॉलम गायब कर दूंगा, तो कुछ ऐसा आएगा। वैसे ही आप चाहो तो आप कॉलम वाइज भी जा सकते हो, जो कि रहेगा। अब यहां पर आने के बाद आपको पता चल गया होगा कि यहां पर ऑल्टरनेट चल रहा है, प्लस नेगेटिव प्लस प्लस नेगेटिव प्लस, ऑल्टरनेट आपके पास साइन आने चाहिए। अब यहां पर एक्चुअली उसका रीजन ये होता है कि ये होता है -1 टू दी पावर i प्लस जे के हिसाब से, -1 रो प्लस कॉलम। यहां पर अब b कौन सा एलिमेंट है, ये आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब 1 प्लस 2 3, -1 के ऊपर 3 की पावर आती है तो उसका रिजल्ट जो रहता है वो नेगेटिव ही रहता है, इसलिए प्लस माइनस चलता है। जैसे जब हम सी पे जाते हैं तो वो होता है रो 1 कॉलम 3, तो 1 प्लस 3 4 हो जाता है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये पहले जैसे सॉल्व होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सेम वे ओवर हियर। अब आपके पास जैसे ही आइदर यू विल हैव दिस ऑप्शन और यू विल हैव दिस ऑप्शन, आप इस तरह से किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर रो को। जैसे आपने पहले रो को ले लिया, पहले कॉलम को ले लिया एग्जांपल में, आप दूसरे रो को तीसरे कॉलम को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। अब यहां पे आपने देखा किस तरह से हमने डिटरमिनेंट खोल लिया, और अब यहीं पर हम समझेंगे किस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर या फिर माइनर, और माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस क्या होता है। देखो भाई, अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स दी हुई है या फिर डिटरमिनेंट दी हुई है, जिसको हमें पता है कि हर मैट्रिक्स में अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो वो डिटरमिनेंट बन सकती है, तो अब माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालें ये देखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों माइनर ये होता है कि आपको जब ए का माइनर लिखना होगा तो ए के अलोंग सारे रो एलिमेंट गायब हो जाएंगे और ई एफ एच आई जो रहेगा उसका माइनर रहेगा। वैसे ही जब बी के अलोंग लिखना पड़ेगा तो बी के अलोंग सारे रो कॉलम गायब हो जाएंगे, जब सी के अलोंग रहेगा तो सारे रो कॉलम गायब हो जाएंगे। एंड दिस इज हाउ आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये जो दिख रहे हैं बॉक्सेस वो बचेंगे, और आपको जब इसका निकालना रहेगा आंसर फाइनली, तो आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इस तरह से आप माइनर भी निकाल लोगे। अब बात यहां पे आती है जो कंफ्यूजिंग होती है कि भाई कोफैक्टर क्या होता है। तो कोफैक्टर का मतलब होता है कि जब यही माइनर में उसके कार्टेशियन साइन लग जाते हैं। आप बोलेंगे साइन कैसे लगते हैं, साइन जो मैंने बताया आपको वही -1 टू द पावर i प्लस जे, कि यहां पर रहेगा पॉजिटिव, यहां पर जो रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव, ये रहेगा नेगेटिव, ये रहेगा पॉजिटिव, फिर यहां पे रहेगा नेगेटिव, ये रहेगा पॉजिटिव, और ये रहेगा नेगेटिव, फिर ये रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ऑल्टरनेट, आज चाहे तो रो वाइज बात कर लें या कॉलम वाइज, या रो वाइज या कॉलम वाइज, हर जगह नेगेटिव पॉजिटिव जो दिया है वो ऑल्टरनेट में दिया हुआ है। तो जब यहां पर लिया हमने तो इसमें कोई साइन नहीं लगा हुआ था, इसी का कोफैक्टर बन जाएगा अगर इसी चीज पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यहां प्लस, खत्म। ये अगर आपने साइन कन्वेंशन यहां लगा दिया,
यहां दोबारा लगा रहा हूं मैं, ये भी माइनर है, ये कोफैक्टर का बन जाएगा, तब इनके सामने साइन आ जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह का जब साइन आ जाएगा तो ये कोफैक्टर बन जाएगा। तो कोफैक्टर लेना है आपको एडजॉइंट निकालने के लिए और इनवर्स निकालने के लिए, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर अगर एक 2x2 डिटरमिनेंट अगर आपके सामने दिया हुआ है, 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आपने यहां पर देखा कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है कि सबसे पहले ए का कोफैक्टर, फिर बी का कोफैक्टर, फिर सी का कोफैक्टर, फिर डी का कोफैक्टर, उसका ट्रांसपोज। तो आपने यहां पे देखा कि जैसे ही आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 का और उसका एडजॉइंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, और यहां पर आपने C11 C12 C13, ये C11 क्या है? ये है ए का कोफैक्टर, बी का कोफैक्टर C12, सी का कोफैक्टर C21 और डी का कोफैक्टर C22, और उसी का आपने ट्रांसपोज निकाल दिया और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो एक बार एग्जाम्पल के साथ शुरू कर लेते हैं कि भाई अगर आपको बोला गया कि ए का कोफैक्टर क्या है, 3x3 में तो आप समझ गए थे, ए का कोफैक्टर क्या है? आप बोलोगे सर डी रहेगा ए का कोफैक्टर। अच्छा, बी का कोफैक्टर क्या रहेगा? उसके रो और कॉलम गायब कर दो, सी रहेगा पर उसमें नेगेटिव साइन लग जाएगा, क्योंकि यहां पर बी जो है वो कौन से रो में है? फर्स्ट रो में, कॉलम क्या है? 2, तो 1 + 2 3 -1 की पावर 3, यहां पर क्या होगा? ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव करंट, वो ऐसा हो जाएगा। और सी का क्या रहेगा? सी का जो रहेगा, सी का विल बी बी, राइट, और यहां पे इसका नेगेटिव हो जाएगा, और डी का जो कोफैक्टर रहेगा वो रहेगा सिंपली ए। और यहां पर ट्रांसपोज करना मत भूल दीजिएगा, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब डी माइनस सी माइनस बी जो है रहेगा डी माइनस सी, ऐसे ना जाके ऐसा हो जाएगा, माइनस बी ए को माइनस बी ए इस तरह से लिख देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द एडजॉइंट, दिस इज गोइंग टू बी द एडजॉइंट ऑफ ए। आई होप इट इज क्लियर, राइट। मूविंग अहेड, एक 3x3 का भी एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे ही यहां पे जब 3x3 का निकालेंगे तो 3x3 का निकालने के लिए आपको सबके ए के कोफैक्टर, बी के कोफैक्टर, सी कोफैक्टर, ये सारे निकालने पड़ेंगे दोस्तों। और ये आपके एग्जाम में श्योर शॉर्ट सवाल है, और ये भी श्योर शॉर्ट है कि 90% बच्चे इन कैलकुलेशंस में गड़बड़ करेंगे, इसीलिए बहुत प्यार से, बहुत आराम से करना है। पहले यहीं के यहीं उसके बॉक्स बना लीजिएगा, राइट, यहीं के यहीं उसके बॉक्स बना लीजिएगा, और 9 बार 3x3 में तो 9 बार इनके एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, और प्लस माइनस का साइन लगाना पड़ेगा वो अलग। तो पहले ही प्लस माइनस लगा लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। नाउ लेट अस ट्राई टू फिल द वैल्यूज। ए का जो वैल्यू रहेगा ऑब्वियस सी बात है वो इसके अलोंग गैप कर देंगे, तो कितना रहेगा? ई एफ एच आई नाउ इस तरह से आप पूरा निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। एडजॉइंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इतना ही करने में गलती हो जाती है। लोग इतना भी कर देते हैं, कैलकुलेशन भी सही कर देते हैं, प्लस माइनस वगैरह भी सही लगा देते हैं, बट ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी दोस्तों, ठीक है। इतना देख लीजिए, फिर स्टार्ट करते सवाल। क्वेश्चन आपके सामने है, ये बोल रहा है कि भाई फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, verify that a into adjoint of a is equal to determinant of a into I3। तो सबसे पहले मोहब्बत के साथ निकालते हैं a का एडजॉइंट। सबसे पहले निकालेंगे इसका कोफैक्टर, ट्रांसपोज, वो रहेगा इसका एडजॉइंट। अब कुछ निकाल लो, ठीक है, साइन लगा दो, ठीक है, पर ट्रांसपोज करना मत भूलना मेरे भाई, राइट। तो ये आपका आ गया है एडजॉइंट। अब वेरीफाई करना है तो a इंटू एडजॉइंट, मतलब यहां पर आप इसमें a इंटू एडजॉइंट करने वाले हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों वालों को, तो उसका आंसर डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे निकालते हैं दोस्तों? डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं इस प्रकार से, आप कोई सा भी रो कोई सा भी कॉलम ले लो, मैं जानबूझ के नीचे वाला रो ले रहा हूं क्योंकि इसमें एक 0 रहेगा तो मेरी एक बार की कैलकुलेशन बच जाएगी। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 12। अब आप जैसे इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिटरमिनेंट ऑफ I3 क्या होता है आपका? I3 मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0,
0100001, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा, और ये बिल्कुल आंसर सही रहेगा। मेन मैं जो सिखाना चाह रहा हूं वो है एडजॉइंट निकालना। अभी तक क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, एडजॉइंट निकालना सीख लो। उसके बाद क्या बोलूंगा मैं आपसे, इनवर्स। इनवर्स बड़ा आसान सा काम है, लेकिन एडजॉइंट वाला पार्ट ही सबसे मेन है उसमें। जब कोई बात करता है आपसे इनवर्स निकालने की, तो बेसिक 2x2 मैट्रिक्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पर एग्जाम में आपका 3x3 वाला आएगा, इसलिए अभी सिर्फ इसको प्रैक्टिस के तौर पर लीजिएगा। अब मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, मतलब ए इनवर्स निकालना कैसे होता है ये मैं आपको बता दूं। ए इनवर्स कुछ इस प्रकार से होता है, पहले आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, जैसे मैंने बताया आपको हर बार, और उसको डिवाइड कर देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए से। आप खुद बताओ, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता तो क्या ए इनवर्स निकल पाता? नहीं। इसीलिए सबसे पहले निकाला जाएगा इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो नॉन जीरो होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि इसका इनवर्स भी पॉसिबल है। क्या होगा यहाँ पे बताइए, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो क्या आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आया 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इनवर्स इज पॉसिबल। अब यहां पे इसका एडजॉइंट निकालना स्टार्ट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, जब बात करेंगे कॉस की, तो कॉस की जगह नीचे वाला कॉस आएगा, जब बात करेंगे इस वाले साइन की तो ऊपर वाला साइन आएगा, और यहां पे माइनस लग जाएगा, कि ये प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरह चलता है, और यहां पर माइनस साइन की बात करेंगे तो यहां पर साइन आ जाएगा, वो भी माइनस में, और यहां पर जब हम बात करेंगे कॉस की तो यहां पर कॉस आ जाएगा, वो पॉजिटिव रहेगा, राइट। और इसका ट्रांसपोज करना ना भूलिएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, सिंपली ए इनवर्स की सिंपली वैल्यू होती है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो कि आएगा 1, और यहां पर सिंपली आपके पास आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये आ गया कॉस थीटा। तो 1 विल हार्डली मेक एनी डिफरेंस। तो ये जो मैट्रिक्स दिख रही है इज इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, राइट। नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट वन। जब आपके पास एक इनवर्स निकालने के लिए 3x3 मैट्रिक्स दिया हो, तो क्या करेंगे आप लोग, सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे पहले, क्योंकि आपको पता है एट द एंड आपको फॉर्मूला यूज कौन सा करना है, ए इनवर्स डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहली स्टेप में आप निकाल दीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट। डिटरमिनेंट ऑफ ए यहां पे क्या होगा बताइए, -18 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट, आप इस तरह बोलेंगे और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। अब यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए क्या रहेगा दोस्तों, बढ़िया बड़ा सा बनाइएगा और उसी में सारी सारी वैल्यू सॉल्व कर दीजिएगा। दिस इज गोइंग टू योर आंसर। अब इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, तो हमारे पास फाइनल एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी रहेगी। यहां पर इसको ट्रांसपोज करेंगे, यहां डाल देंगे इसकी वैल्यू, और बड़े आराम से आपके पास जो आंसर आएगा, अब वो ट्रांसपोज करने के बाद का आंसर लिख रहा हूं, दैट इज गोइंग टू बी राइट, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। प्लीज चेक दिस आउट। ये सवाल अगर आपने खुद से इनवर्स निकालने के 3x3 वाले सवाल, आप एनसीईआरटी उठा लो, कोई सी बुक उठा लो, आपको कम से कम 5 सवाल खुद से करने हैं, टाइम ट्रैक करके, है ना। आप वो कर लोगे तभी एग्जाम में कर पाओगे। अब यहां पर एक सवाल आता है कि भैया आपको निकालना है मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू, अगर आपको 2 मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ रहा है, तो अब समझिए क्या होगा। ये आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स दी हुई है जो कि क्या थी आपके पास 2x2, यहां पर एक एक्स मैट्रिक्स थी, यहां पर इसकी वैल्यू क्या थी हमें नहीं पता, डैश इनटू डैश, पर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आया, 2x2 आया। हर बार जब भी आपके पास ऐसा एक्स वाला मैट्रिक्स आएगा तो उसको इस तरह से करना है। अब मुझे बताइए कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हुआ है तो क्या रहेगा इसका ऑर्डर, आप बोलोगे यहां पे 2 तो यहां पर भी 2 आएगा, और इसका ऑर्डर यहां पे 2x2 है, तो आपको पता है मैंने अभी बताया था कि कैसे भरता है ये वाला बॉक्स, तो यहां पे 2x2 रहेगा। अब जैसे ही मैंने 2x2 भर लिया तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि यहां पर आपको 2x2 की मैट्रिक्स को फिल करना है, दैट इज गोइंग टू बी ABCD। अब सिंपली ABCD के फॉर्म में ये वाला मैट्रिक्स का आंसर निकाल दो, यू विल गेट द आंसर वेरी इजिली। जो मिसिंग मैट्रिक्स होती है उसका नामकरण करना पड़ता है, हमने ABCD के नाम से कर दिया, राइट। अब इसको हम लोग बढ़िया इसको आंसर करते हैं, सॉल्व करते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालते हैं फाइनल। 2 इक्वेशन आपकी साइमल्टेनियसली आ गई है, ए और सी के फॉर्म में इक्वेशन आ गई है, और यहां पर भी आपकी बी और डी के फॉर्म में साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई है। नाउ
सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिससे आपका मानो सॉल्व करो, और ये रही हमारी एबीसीडी की वैल्यू। और जैसे कि मैंने बताया था कि आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में छपने वाला है वो आ गया है, जिसको हम मार्टिन्स रूल से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको अपने लेक्चर के फर्स्ट बिल्कुल पहले ही मिनट समझाया था कि किस तरह से एक लीनियर इक्वेशन को, चाहे वो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो या फिर 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो, किस तरह से हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहां पर भी वही करने वाले हैं। यहां पर जितने कोएफिशिएंट एक्स और वाई के, उसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। 5 - 7, 7 - 5, ये है आपका ए, फिर ये आपका है एक्स, वाई, और फिर है आपका बी। तो आपके पास ये पूरी चीज जो है वो आ गई है ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में। और अब आप ए को उस तरफ लेके जाओगे तो ये अपने आप 1/a मतलब b/a आ जाएगा, और उसको प्यार से बोलोगे आप ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। मतलब आपको a का इनवर्स निकालना पड़ेगा। आई होप कुछ ही मिनटों पहले हुआ है तो आपको याद होगा कि इनवर्स निकालते कैसे हैं। इनवर्स निकालते हैं दोस्तों बड़े आराम से, प्यार से, मोहब्बत से, को फैक्टर, को ट्रांसपोज, मतलब एडजॉइंट निकाल के। तो सबसे पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं a का, फिर निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a जो कि होता है -5 × 5 -25, -7 से 35 तो +35, ये आ गया आपका 10। और आप सभी को पता है कि a इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी राइट। तो दिस इज योर a इनवर्स। नाउ आपको पता है कि हमें x की निकालनी है वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालना है तो a इनवर्स भी। x क्या है हमारा, x है हमारा xy। तो a इनवर्स की वैल्यू कितनी है जरा एक बार देख लो। a इनवर्स की वैल्यू है आपके पास -5/24 -7/24, 7/24 और ये 5/24, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें b से, और b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है ये 2 और 3। बढ़िया, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास फिर से एक 2x1 का मैट्रिक्स आ जाएगा। जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, -5/24 इंटू दिस प्लस 7/24 इंटू 3, तो 24 दोनों के केस में कट रहा है। फिर -7/24 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 5/24 से 3 मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। और फाइनल आंसर इज योर। तो ये x की जो वैल्यू दोस्तों, x की वैल्यू आ गई है हमारी 11/24 और y की वैल्यू आ गई है 1/24। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग अहेड, आपके पास यहां पर 3 वेरिएबल इक्वेशन दी हुई है। अब 3 वेरिएबल इक्वेशन के लिए आपको अच्छी तरह पता है, यहां पर आपने सिंपली ax इज इक्वल टू b वाला फॉर्मेट फिर से लगाया, x इज इक्वल टू फिर से आपने a इनवर्स कर दिया, और यहां पर आपने पूरी तरह से लिख दिया इसके कोएफिशिएंट्स को a मैट्रिक्स बना के। एक यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ a और निकाल लेंगे हम लोग। डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना इसलिए जरूरी है कि डिटरमिनेंट ऑफ a रहेगा तो ही कंसिस्टेंट रहेगा। मैं आपको बता दूं कि नाम होता है इसका सिंगुलर मैट्राइसिस। सिंगुलर मैट्राइसिस का मतलब होता है डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब कभी भी आपको बोल दे कि दिस मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज 0 और इसका सॉल्यूशन नहीं होता, उसका इनवर्स भी नहीं होता। तो इनवर्स लाने के लिए आपको डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें लिखते जाइएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और यहां पर आपने क्या किया, 5 3 1 2 1 3 1 2 4 सबको लिख लिया। एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए आपको बड़ा सा मैट्रिक्स फिर से बनाना पड़ेगा, जहां पर आप उसके कोफैक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोफैक्टर C11 C12 C13। और यहां पर मत भूलिएगा बिल्कुल भी कि इसके कोफैक्टर है, मतलब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव भी आएगा, ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। राइट, आपके पास आ गया है। अब बढ़िया, एडजॉइंट ऑफ ए जो ए इनवर्स आया है अपना, जो ए इनवर्स आया है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो व्हाट इज ए इनवर्स, -22 इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए। और यहां पर XYZ की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 2 5। राइट, तो दिस इज गोइंग टू बी योर XYZ की वैल्यू। आंसर के एंड में जरूर लिख देना इस तरह से, x इज इक्वल टू y 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 5।
ऑल दीज 3 वैल्यूज यू नीड टू राइट सेपरेटली, नोट इट डाउन। अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहां पर इस पैटर्न में सवाल देखे गए हैं, तो आपको उसमें टेंशन नहीं लेनी है। ये भी वही मार्टिन रूल का सवाल है, बस यहां पे हमें लिखना पड़ेगा लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b, 1/z इज इक्वल टू c, और यहां पर उसका सीधा सीधा इक्वेशन आ जाएगा। इसको ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में लिख दीजिए। यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना भी बहुत जरूरी है, जो कि आएगा -1200 विच इज नॉट इक्वल टू 0। कोई शॉर्टकट नहीं लगाना है, ईमानदारी से करना है। बहुत टाइम मिलता है, 5-6 नंबर फ्री के नहीं मिलने चाहिए। प्रॉपर स्टेप वाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, घर पे 5 सवाल करके जाना, ये वाले 5 नहीं तो 6 कर लेना, 7 कर लेना, 8 कर लेना, ताकि वहां पे बिल्कुल पानी की तरह बहाओ। और मैं तो यही कहूंगा कि 5-6 नंबर वाले सवाल सबसे पहले करने चाहिए। एमसीक्यू भले ही बाद में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 5-6 नंबर वाले सवाल सबसे पहले उठाना चाहिए। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट। और यहां पर आपने जैसे ही निकाली एबीसी की वैल्यू, याद रखिएगा यहां पर आपकी एबीसी की वैल्यू निकल रही है, और एबीसी की वैल्यू निकल रही है आपकी 1/2, 1/4 और 1/5। अब जब हम x की निकालेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 2, 4 एंड 5। आई होप इट इज क्लियर। राइट, नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और ये है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन जो आपको करना ही करना है। यहां पर क्या बोल रहा है, ए इनवर्स निकालना है आपको, अगर आपको ए की वैल्यू दी गई है। और जब आप इसका ए इनवर्स निकाल लेंगे तो अब आपको यहां पर जो लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल दिया हुआ है, इसको कंसीडर करते हुए x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू निकालनी है। तो प्लीज कंसीडर होल ऑफ दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का ये कंबाइंड मैंने वीडियो लेके आया ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल दिक्कत ना आए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो शेयर करिएगा, पसंद आया होगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है शीट्स की, पीडीएफ की, टाइम टेबल की भी, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसका फायदा उठाइए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।